नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि शास्त्र से संबंधित, विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। ठीक है, आज का जो विषय वस्तु है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वास्तविक तथ्य बताना चाहता हूँ, एक कहानी के रूप में, जो कि मेरी समझ आ चुकी है और जिससे मैं जूझ रहा हूँ। इस बिंदु पर चर्चा और परिचर्चा करने के पश्चात मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अन्य कनिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं वो इस प्रकार की भूल कभी नहीं करेंगे। तो तथ्य कुछ इस प्रकार हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए कि अंकुर नामक व्यक्ति ने विवेक जनार्दन पाटिल नामक व्यक्ति से एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, अंकुर नामक व्यक्ति ने विवेक नामक व्यक्ति से एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट का एग्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, उसमें पहले तो एग्रीमेंट टू सेल बनता है। ठीक है सब, तो एग्रीमेंट टू सेल बना और टर्म्स और कंडीशन के आधार पर उनका पेमेंट दी जाने लगी। प्लॉट की कीमत कुल 10 लाख रुपए थी। तो अंकुर ने विवेक को कम से कम 6 लाख रुपए पे कर दिए, यानी कि कुल कीमत थी 10 लाख रुपए, उसमें से 6 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक, अब क्या हुआ कि बाकी के परमिशन वगैरह लेने के चक्कर में 1 साल 2 साल निकल गए एग्रीमेंट के बाद। अब विवेक को ये लगा कि 2 साल बीत चुके हैं तो उसकी जो कंसिडरेशन है, यानी कि जो प्लॉट की कीमत है वो भी बढ़ गई है, तो उसको अब वो प्लॉट बढ़ी हुई कीमत पर चाहिए थी। तो उसने अंकुर से बोला कि भाई ये प्लॉट मुझे अब पुरानी कीमत पर नहीं बेचना है, नई कीमत पर बेचना है। अगर नई कीमत दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी दूसरे को बेच दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अंकुर ने विवेक को समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। तो अब अंकुर के पास क्या रास्ता था? सूट फाइल करना। ठीक है, तो सूट, अब यहाँ पे जो सूट है वो किस प्रकार का होगा? जो एग्रीमेंट हुआ है विवेक और अंकुर के बीच में, उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, विवेक ने उसको साइन किया हुआ है। तो अगर विवेक उस एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन से बाहर आता है, उसको नहीं मानता है, तो अंकुर क्या करेगा? उसके विरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेगा। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका होना चाहिए? उस एग्रीमेंट का होना चाहिए। ठीक है, अब अंकुर ने क्या किया कि वो एडवोकेट के पास गए, वकील साहब के पास गए। तो वकील साहब ने उससे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि रिलीफ चाहिए ना आपको, तो क्या क्या रिलीफ चाहिए। अब यहाँ पे अंकुर ने कहा कि भाई इस पे मुझे स्टे ला के दे दो, ताकि वो किसी तीसरे व्यक्ति को बेच ना पाए। सिर्फ इतना कर दो, बाद में हम उसको सेटल कर लेंगे। जब स्टे आ जाएगा तब वो अपने आप हमारे पास आएगा और हम उसको सेटल कर लेंगे। ध्यान से सुनिए ये बात, ये अंकुर ने अपने एडवोकेट को कहा। अब यहाँ पर एडवोकेट यानी जो वकील हैं, उनका ये दायित्व बनता था, ये कर्तव्य बनता था कि अंकुर को बताएं कि जब आप किसी कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सूट फाइल करते हो तो उस कॉज ऑफ एक्शन से संबंधित जितने भी रिलीफ आपको चाहिए, जितनी भी प्रार्थना न्यायालय से आपको करनी है, वो उस सूट में कर दो, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। और उस परेशानी का एक निवारण भी सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। पर यहाँ पे अंकुर ने क्या कहा कि आप सिर्फ स्टे ला के दे दो। जब स्टे मिल जाएगा, वो किसी तीसरे पक्ष को बेच नहीं पाएगा, तो मेरे पास आएगा और हम उसको सेटल कर लेंगे। ठीक है, अब वकील साहब ने अंकुर की बात मान ली और एक सिंपल सिटर इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 के अंतर्गत एक सूट फाइल कर दिया। सिविल प्रोसीजर कोड
ऑर्डर 39 रूल 1 के अंतर्गत एक सूट फाइल कर दिया कि भाई इनको थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने से रोका जाए। किसको? विवेक को। विवेक का प्लॉट था ना। तो अब इसमें प्रेयर क्या आया कि विवेक जब तक ये सूट पेंडिंग है, इसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता है, तब तक विवेक उस प्लॉट को किसी तीसरे व्यक्ति को न बेच पाए। ठीक है, अब इसका ही बस उन्होंने सूट फाइल कर दिया। चलो भाई, सूट फाइल हो गया। सूट फाइल होने के बाद उनको यानी कि अंकुर को इस पे स्टेटस को का ऑर्डर भी मिल गया, यानी कि उनको जो स्टे चाहिए था वो भी मिल गया। ठीक है, अब ये स्टे करीब करीब 6 महीना 7 महीना चला। इन 6-7 महीनों में अंकुर और विवेक सेटलमेंट के लिए एक साथ नहीं बैठ पाए। लेकिन अंकुर की बदकिस्मती थी, अनफॉर्चुनेटली वो जो सूट था डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। यानी कि स्टे मिलने के बाद 6 महीने तक वो केस चला और 6 महीने के बाद न तो एडवोकेट गए न तो अंकुर गया। इस वजह से नॉन प्रोसिक्यूशन या वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन के हिसाब से उस केस को डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, यानी कि वो डिसमिस हो गया। अब जब सूट डिसमिस हो गया तो जो स्टेटस को था वो भी उड़ गया, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी बीच कोरोना काल आ गया। कोरोना काल हुआ, 2 साल वो चला तो सूट नहीं फाइल हो पाया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये अंकुर मेरे पास आया तो मैंने सूट को पढ़ा, देखा, समझा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सूट जो आपका डिसमिस हुआ है इसमें सिर्फ आपने इंजंक्शन ऑर्डर मांगा है, यानी कि थर्ड पार्टी क्रिएट ना कर सके, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को वो प्लॉट बेच ना सके विवेक, यही मांगा है आपने, इसके अलावा आपने नहीं मांगा है। जबकि आपका एग्रीमेंट हुआ है तो सबसे पहला प्रेयर होना चाहिए कि जो विवेक है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया जाए, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, लीगल है और अभी तक लागू है। तो विवेक को ऑर्डर किया जाए कि वो अपने दायित्वों को पूरा करे या उस स्पेसिफिक उस एग्रीमेंट के तहत ये अंकुर के पक्ष में डिक्री पास किया जाए और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है ना। तो ये सारे प्रेयर्स उसमें मांगे जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। मैंने कहा कि आपने डैमेज भी क्लेम नहीं किया है, तो एक सूट आपने फाइल किया एक कॉज ऑफ एक्शन पे और सिर्फ मांगा कि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना हो, जबकि आपने यहाँ पे डैमेज नहीं मांगा, वो छूट गया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्रेयर आपका छूट गया। ठीक, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इन्हीं दोनों में आपको सब कुछ मिलना था, ये तो आपका छूट गया। तो मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसी बातें हैं, अभी इसको हम रिस्टोर भी कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पे अंकुर ने कहा कि नहीं, आप इसको रिस्टोर कराओ और तब तक हमारी बातचीत चल रही है, हम सेटल करेंगे। चलो भाई, रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन आप जानते हैं कोर्ट में कैसी कार्रवाइयाँ होती हैं। रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन मेरी तरफ से पूरा कंप्लाई कर दिया गया है, उसमें जितनी भी प्लेडिंग्स थी सब कंप्लीट कर दी गई। अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में 2-2 बार, यानी कि 2 डिफेंडेंट थे हमारे सूट में, एप्लीकेशन में, उन दोनों डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में 2 बार नो से का ऑर्डर भी ले लिया। और जब भी मेरा मैटर ऑर्डर के लिए आया तो जज का ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह वो सूट अभी तक पेंडिंग है और रिस्टोरेशन एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। अब वहाँ पे अभी जो नए जज आए थे उन्होंने ये बात पकड़ी, कही कि अगर आप इसको रिस्टोर भी कराओगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपका प्रेयर ही नहीं है, आपने डैमेज मांगा ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ हो गई। अब 2016 में केस फाइल हुआ था, 2018 में डिसमिस हुआ और हमने 2023 में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल किया विथ कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन के साथ। ठीक है ना। अभी 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2024 में
हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन था वो बार्ड हो गया लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कब पैदा हुआ था? 2016 में, इसीलिए हमने शूट फाइल किया था। अब ये 2024 चल रहा है, तो अब हमारे पास यक्ष प्रश्न जो दो हैं वो ये हैं कि हम डैमेजेस को क्लेम करते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट को क्लेम करते हुए क्या फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर हम फ्रेश सूट फाइल करते हैं तो किस आधार पे कोर्ट हमको अलाउ करेगी। ये यक्ष प्रश्न आपके सामने है। तो मित्रों देखिए यहाँ पे ये सच है कि जब भी आप किसी कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सूट फाइल करते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता आपके लिए कि आप चॉइस ना करें, आपको जितने भी रिलीफ चाहिए उस कॉज ऑफ एक्शन से संबंधित, यानी वाद दाखिल करने के कारण से संबंधित जितने भी रिलीफ चाहिए आप कोर्ट से मांग लीजिए उसी सूट में। अगर आप कोर्ट फी बचाने के चक्कर में एक या दो रिलीफ ही मांगते हैं, जैसे कि अंकुर ने किया था, सिर्फ इंजंक्शन मांगा था। हमारे यहाँ इंजंक्शन ऑर्डर के लिए जो वैल्यूएशन होती है उस प्रेयर की, वो होती है 1000 रुपये, और उस पर कोर्ट फीस सिर्फ 200 रुपये लगता है। तो 200 रुपये की कोर्ट फी भर के आप एक सूट फाइल कर देते हो, आपको लगता है सब मिल गया, लेकिन वहीं पे ये गलती हो जाती है। वहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्रीमेंट की जो वैल्यू होगी उसके आधार पे आपको भरना पड़ेगा कोर्ट फी। अगर आप डैमेजेस भी क्लेम कर रहे हो तो टोटल अमाउंट डैमेजेस में सब आ जाता है, तो डैमेजेस जो क्लेम कर रहे हो उसकी टोटल अमाउंट पे आपको कोर्ट फी भरना पड़ता है। और कई बार लोग यही गलती करते हैं, कोर्ट फी बचाने के चक्कर में आधा अधूरा प्रेयर करते हैं। अब यहाँ पे अंकुर जो परिस्थितियाँ झेल रहा है वो ये है कि 2016 में जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर क्या वो 2024 में फ्रेश सूट फाइल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन, रिलेवेंट सेक्शन जो इसमें लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, बार्ड करता है। ये बोलता है कि कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल के अंदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना होता है। यदि 3 साल के अंदर नहीं करते हैं तो बार्ड हो जाता है। दूसरा, लॉ ऑफ लिमिटेशन का सेक्शन 134, ये देखिए लाइन पे दिया हुआ है, वो भी बार्ड करता है। वो भी बोलता है कि कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये तो दोनों हिट कर रहे हैं अंकुर के सूट को। और जो सबसे बड़ी गलती थी पहले वाले शूट में वो था ऑर्डर 2 रूल 2 के अंतर्गत कोर्ट से लीव मांगना। जी हाँ, यदि ये एडवोकेट का काम होता है, ये क्लाइंट को नहीं पता रहता है, अंकुर को नहीं पता है, ये उस एडवोकेट को पता है जिसने अंकुर का सूट फाइल किया। उनको पता रहता है कि अगर आप सूट फाइल करते हैं और उसमें 1 या 2 ही प्रेयर मांगते हैं, बाकी के प्रेयर अगर आप फ्यूचर में मांगना चाहते हैं तो आपको उस सूट के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है कि प्लेंटिफ क्रेव्स लीव टू डिमांड द रिलीफ्स इन फ्यूचर अंडर ऑर्डर 2 रूल 2, यानी ऑर्डर 2 रूल 2 के अंतर्गत प्लेंटिफ ऑनरेबल कोर्ट से लीव ग्रांट कराता है, उससे आदेश प्राप्त करता है कि अगर फ्यूचर में उसको कुछ और रिलीफ चाहिए तो वो नया सूट फाइल कर सके या इस सूट को अमेंड कर सके। समझा? तो ऑर्डर 2 रूल 2 हर सूट में मेंशन किया जाता है कि बाई चांस अगर कोई प्रेयर छूट जाता है तो हम कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने ऑलरेडी ऑर्डर 2 और रूल 2 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 2 रूल 2 के अंतर्गत कोर्ट से लीव के लिए ओवरमेंट्स शूट यानी प्लेंट में मेंशन किया हुआ है
कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई रिलीफ चाहिए इसी कॉज ऑफ एक्शन पे तो कोर्ट हमें परमिशन दे ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत। तो प्लेंट की ड्राफ्टिंग के समय ये ऑर्डर टू रूल 2 का जो लीव है उसमें मेंशन किया जाता है, और यही चीज़ अंकुर के एडवोकेट ने नहीं किया। अब मेरे सामने स्थिति यह है कि मुझे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन जो अभी देखा आपने उसको भी सामना करना है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन को सामना करना है, और तीसरा ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत जो लीव है वो नहीं मांगी गई है उसका भी सामना करना है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एक कॉज ऑफ एक्शन संबंधित जितने भी रिलीफ आपको चाहिए वो सब एक सूट में मांग लीजिए। आप कोर्ट फी बचाने के चक्कर में अपने रिलीफ्स को मत गवाइए, और इन केस अगर आप कोर्ट फी बचाना चाहते हैं और अगर कोई रिलीफ आपसे रह गई है तो पहले वाले सूट में जो आप सूट फाइल कर रहे हैं उसमें ऑर्डर टू रूल 2 की लीव परमिशन कोर्ट से मांग लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई और रिलीफ चाहते हैं तो आप एक नया सूट फाइल कर सकें या इसी सूट को अमेंड कर सकें। क्योंकि आप सबको पता है कि जो जूनियर डिवीज़न होता है, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न होता है महाराष्ट्र में खासकर, उसकी जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है यानी रकम वाला जो जुरिडिक्शन होता है, अधिकारिता होती है, वो केवल 5 लाख होती है। 5 लाख से ऊपर सीनियर डिवीज़न के पास चला जाता है। ठीक है, तो इससे अधिकारिता भी चेंज हो जाती है, जुरिडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, मॉनेटरी जुरिडिक्शन चेंज हो जाता है। 5 लाख तक का क्लेम है तो जूनियर डिवीज़न में, और 5 लाख से ऊपर है तो सीनियर डिवीज़न में। तो मित्रों, तो मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। अभी हमने फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर एक नया सूट फाइल किया है, फाइल करने वाले हैं और हम फाइल करेंगे। तो उसमें हमने डैमेजेस भी क्लेम किया है, और जितने भी रिलीफ्स हमको चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट का प्रेयर भी डाला है, डैमेजेस भी क्लेम कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट न हो फिर से वो भी क्लेम कर रहे हैं। तो जितने भी इंटरिम और एड इंटरिम रिलीफ चाहिए वो सब हम उसमें क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमने सहारा लिया है फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन पे। अब यहाँ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन क्या है तो याद रखिए, पहले सूट में हमें डर था, पहले सूट जो अंकुर ने फाइल किया उसमें डर था कि ये थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकता है, यानी कि विवेक किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है, तो उससे वो बेच ना पाए इसको रोकने के लिए इन्होंने प्रेयर किया था अंकुर ने। अब फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया कि उसने तीसरे व्यक्ति को प्लॉट बेच दिया है। पहले में डर था, एप्रीहेंशन था कि बेच सकता है, यहाँ पे इसने बेच दिया है। तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ कि प्लॉट ऑलरेडी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है। तो उस तीसरे व्यक्ति को भी हमने इस नए सूट में पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद हमें फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मिला। तो अब हम ऑर्डर टू रूल 2 को भी फेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जो लिमिटेशन है उसको भी फेस कर सकते हैं, और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी फेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, जब भी कोई भी सूट फाइल करो किसी भी कॉज ऑफ एक्शन पे, तो उस प्लेंट ड्राफ्ट करते समय एडवोकेट को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक तो सारी की सारी रिलीफ उसी सूट में मांग ले, या वो फ्यूचर में कोई रिलीफ मांगना चाहता है तो उसमें ऑर्डर टू रूल 2 की लीव ग्रांट करने का प्रेयर भी डाल दे। क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत अगर प्रेयर आपने अवरमेंट नहीं किया है प्लेंट के अंदर, तो फिर वो ऑब्जेक्शन में आएगा और अपोजिट पार्टी इसी का सहारा लेकर आपके हर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए, डिसमिस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट से, और आपके पास उसका जवाब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज, ठीक है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। ठीक है, तथ्य की भूल भूल होती है पर विधि की भूल भूल नहीं होती, और ये विधि है। इसलिए जब भी आप सूट फाइल करें तो उसमें सारे रिलीफ मांग लें, जिस कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल कर रहे हैं उस कॉज ऑफ एक्शन से संबंधित सारे रिलीफ मांग लें,
पहली चीज़। नहीं मांग रहे हैं, फ्यूचर में मांगना चाहते हैं, तो उसमें ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत लीव ग्रांट करने का अवर्मेंट डाल दें, ताकि कोर्ट को ये संज्ञान रहे कि आपने ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत अवर्मेंट किया हुआ है कोर्ट प्लेंट में, और विपक्षी आपका अपोजिट पार्टी भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा। तो मित्रों, यह है ऑर्डर टू रूल 2 की महिमा, जो फ्यूचर में आप कोई रिलीफ भूल गए हैं उसको याद दिलाकर कोर्ट से मांगने का आपको अधिकार देता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करने का आपको अधिकार देता है। तो ऑर्डर टू रूल 2 को कभी ना भूलें। प्लेंट में हमेशा ऑर्डर टू रूल 2 के अंतर्गत जो अवर्मेंट होना चाहिए उसको आप अवश्य डालें। ये आपके क्लाइंट के लिए रामबाण साबित होता है सूट में। पहले तो सारे रिलीफ मांग लें, नहीं मांग पाए, कुछ रिलीफ फ्यूचर में आपको मांगने हैं, तो ऑर्डर टू रूल 2 का अवर्मेंट प्लेंट के अंतर्गत होना ही चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि ऑर्डर टू रूल 2 के से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी और एक सूट में एक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी रिलीफ्स हैं वो मांगे जाने चाहिए, इस विषय वस्तु को केंद्र में रखकर जो ये चर्चा और परिचर्चा की गई है, इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो स्पष्टता अवश्य आई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिंदु पे चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तब तक नमस्कार।